नमस्ते दोस्तों। आखिरकार फाइनली पॉलिटेक्निक की डेट आ ही गई कि कब पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकलेगा और हमें किस किस तरीके से भरना है। ये तो आप सभी को मालूम है कि इस बार पॉलिटेक्निक मेरिट बेस है, कोई एंट्रेंस बेस तो नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर आप पूरी देखें, स्किप ना करें। मैं आपको बहुत सारे तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद क्या क्या गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई सी गलती कर दी तो हो सकता है बाद में एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आ सके। और स्टार्टिंग में फॉर्म ना भरें। इसमें जैसे लिखा है कि 3 तारीख से फॉर्म चालू है, 3 अगस्त से 3 सितंबर तक फॉर्म रहेगा और मेरिट बेस एडमिशन होगा। फिर फॉर्म भरते टाइम देखिए जी, बहुत सारी समस्या रहती है। आप शुरुआती फॉर्म न भरें, लगभग 2 या 3 दिन रुक के फॉर्म भरें। और इसमें जैसे लिखा गया है कि ग्रुप ए, मतलब 4 पार्ट में होता है ना, ग्रुप A B C D, टेस्ट 4, टेस्ट 1, टेस्ट 5, इस तरीके से। तो ग्रुप ए में इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, यानी आम शब्दों में पॉलिटेक्निक वाले जो मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, 10th बेस पे होते हैं। और फिर ये इंग्लिश हिंदी ये सब आप देख लो। ग्रुप बी में डिप्लोमा मिलेगा आपको इंग्लिश हिंदी में, ग्रुप सी में वही फार्मेसी करने वाला है, और ग्रुप डी में लेटरल एंट्री है कि मतलब जो ITI करके आते हैं और 12th पास करने के बाद आते हैं और फिर उसके बाद एडमिशन लेते हैं। आपको मैं बता दूं, जो ITI करते हैं, ITI एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 2 साल का, और ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक। फिर इस तरीके से मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए जी, आप सबसे पहले इस बार तो एंट्रेंस है नहीं, तो सीधा सीधा काउंसलिंग के ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो काउंसलिंग करने के बाद फिर आपकी रैंक बनेगी, और रैंक बनने के बाद फिर एट अ टाइम ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या सामान मतलब देना है, उसमें ये सारी बातें लिखी है कि पेमेंट रिसिप्ट लगेगी, जो भी ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा है, कैंडिडेट प्रोफाइल, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो सारी चीज़ें लिखेगी। और फिर जो आपने चॉइस फिलिंग है उसकी भी आपको एक वो मतलब हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की भी एक हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट तो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन आप सेल्फ अटेस्टेड करवा के कॉलेज से या स्कूल से, वो आप जो आपने नेट से डाउनलोड करा वो वाली कॉपी आपकी लगेगी। और फिर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये क्वालिफाइंग आप ये देख ले, सेल्फ अटेस्टेड हो और स्कूल से प्रोविजनल, मतलब स्कूल सर्टिफिकेट से, मतलब आप स्कूल से लेके आना पड़ेगा एक प्रोविजनल बनवा के, वो भी लगानी पड़ेगी। अगर आप ST SC हो तो आप अपना ये जो भी है इसमें लिखा गया है अनेक्सर, इसमें आप देख लेना अपना फॉर्म ABC OBC भरने, OBC और ST SC वाले भरने के लिए अपना प्रूफ साथ लेके जाना। और ये याद रखना कि भाई वो नया होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए OBC वाले। और फिर करेक्टर सर्टिफिकेट ये सब आपको स्कूल से मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस ये आपको किसी MBBS डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। और अंडरटेकिंग ये एक एफिडेविट होता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन लेने जाओगे। और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये स्कूल से ही मिलेगा। और फिर इसके बाद है ये डिसिप्लिन, ये वाले अंडरटेकन, ये अनेक्सर, ये इसका एक वो होता है PDF टाइप का, उसमें प्रोस्पेक्टस में उसमें ये सारे पेज होते हैं, उस पेज को आपको भरना होता है हाथ से, और फिर लास्ट में सिग्नेचर करके या अप्रूव्ड करवा के उसको देना होता है। और हैंड रिटन, ठीक, हैंड रिटन है ऑलरेडी अपलोडेड, हाथ से भी लिख के आपको अपलोड करना है। और इस तरीके से फिर इसने ये लिखा है कि यहाँ पर जो भी हैंडीकैप्ड है उसके लिए क्या क्या हिसाब किताब है, OBC वालों के लिए क्या क्या हिसाब किताब है, ये आप अपने आप देख लेना। जी, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो ये ग्रुप ए है, यानी जो सबसे पहला वाला जो हुआ करता था, जो टेस्ट 1 के नाम से आया करता था, उसमें देखिए जी, इसने लिखा है कि क्लास 10th में वो पास होना चाहिए, मिनिमम 35%, और CGPA है तो 3.7 CGPA होना चाहिए, और साइंस, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। देखिए यहाँ इसने ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है कि बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड मैथ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टैंडर्ड मैथ के बारे में ही बोल रहा है, क्योंकि बेसिक मैथ में तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपने बेसिक लिया है तो आप आगे फर्दर एडमिशन नहीं ले सकते जिसमें आगे मैथ पढ़ी जाएगी, क्योंकि पॉलिटेक्निक में तो मैथ पढ़ी जाती है फर्स्ट ईयर में। और दूसरा, उसमें एडमिशन के टाइम पे मेन वो मैथ देखते ही देखते हैं, मैथ से ही आपकी रैंक बनेगी। तो इसमें यहाँ पर सारी सारी बातें लिख रखी है कि आपको कितने कितने नंबर होने चाहिए, और साइंस, मैथ और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। फिर उसी तरीके से ग्रुप बी के बारे में है, ये आप देख लेना, क्लास 12th का हिसाब किताब है, इसमें आपको जो जो चीज़ें मांगी है। और फिर ग्रुप सी के लिए है फार्मेसी करने के लिए, और ग्रुप डी
एलिजिबिलिटी लेटरल एंट्री के लिए है। तो ये आप वीडियो पॉज करके अगर आपको देखना है तो आप देख लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि अगर आप इतनी चीज़ों में मतलब एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद आती है मेरिट बेस का हिसाब किताब, कि भाई किस तरीके से मेरिट बनेगी, किस तरीके से रैंक बनेगी, क्योंकि आपकी रैंक बनेगी उसके हिसाब से आप फॉर्म भरोगे, आपकी रैंक बनेगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। देखिए लगभग सीटें 5,000 होती है ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज में। तो 5,000 सीटें हैं, तो आउटसाइड वाले भरेंगे, इनसाइड सब भरेंगे, लेकिन आउटसाइड वालों के लिए मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनसाइड वालों की तुलना में, क्योंकि 85% सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। तो अगर देखें जी, यहाँ पर ये बोलता है कि हमें बेस्ट 5 यानी 5 सब्जेक्ट के नंबर चाहिए, जिसके अंदर साइंस, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, देखिए आईटीआई जो है वो पॉलीटेक्निक से थोड़ा सा छोटा होता है, वो सर्टिफिकेट कोर्स है और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन आईटीआई भी अगर अच्छे कॉलेज से करा जाए, अच्छे कॉलेज जैसे कि पूसा हो गया, आईटीआई पूसा की आईटीआई, उसमें अगर आप, उसमें हर साल मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, उसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता था। लेकिन अगर उसकी मेरिट देखें तो वो 90% के अप्रोक्सीमेट जाती थी हर साल, 90 या 90% से ऊपर। तो सीधी सी बात है कि अगर वो आईटीआई 90% पे ले रहा है, तो पॉलीटेक्निक तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पर ही लेगा। तो आप ये मान के चले कि अगर आप 80% प्लस हो तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अब 80% से एक जनरल वालों के लिए, कि अगर 80% प्लस है तो आपको मिल जाएगा, और एसटी एससी के लिए तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, तो उसमें 60% या 55-60% पे भी होगा, एसटी एससी वालों को एडमिशन मिल जाएगा, ओबीसी वाले भी 70% तक एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जनरल कोटा वाले, मुझे ऐसा लगता है कि 80% से ऊपर ही चाहिए होगा, क्योंकि और अच्छे कॉलेज में तो मुझे लगता है 90% अबव 93 94 ऐसे ही उनकी रैंक बनेगी। इन्होंने लिखा है कि देखिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर लिखा है कि किस तरीके से हम रैंक बनाएंगे। सबसे पहले तो आपके मैथ के नंबर देखे जाएंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्टैंडर्ड मैथ ही देखेंगे, मुझे नहीं लगता ये बेसिक मैथ देखेंगे। सबसे पहले इसने लिखा है कि मैथ के ही नंबर से रैंक आपकी बनेगी, नहीं अगर आपके मैथ में अच्छे नंबर हैं तो आपकी रैंक भी अच्छी बनेगी। और फिर दूसरे में लिखा है कि दूसरे नंबर पे हम साइंस के नंबर देखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे मैथ के नंबर देखे जाएंगे और फिर दूसरे नंबर पर रैंक बनाने के लिए साइंस के नंबर देखे जाएंगे। जैसे मान लो कि किसी का आदमी के मैथ में 90 है और दूसरे के भी मैथ में 90 है, और साइंस में एक के 84 हैं, दूसरे के 82, तो जिसके 84 है वो रैंक कम होगी, और जिसके 82 है उसकी रैंक ज़्यादा होगी। आपको मैं बता दूं, जिसकी रैंक जितनी कम होती है वो उतनी बढ़िया कहलाती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मान लो साइंस और मैथ दोनों के नंबर टाई हो गए, तो फिर इंग्लिश के नंबर के हिसाब से रैंक बनेगी। और मान लो कि इंग्लिश, साइंस और मैथ तीनों के नंबर टाई हो जाए, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनेगी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या मतलब होता है कि जो जितना कम उम्र का होता है उसकी रैंक कम होगी। जैसे मान लो कि एक बच्चा है जो 2004 का है, और दूसरा बच्चा है जो 2003 का है, तो जो 2003 का है उसकी रैंक पीछे हो जाएगी, और जो 2003 जो जो 2004 का है उसकी रैंक आगे होगी। जो जितना छोटा होगा उसकी रैंक उतनी अच्छी कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने लिखा है कि ओल्डर जितना होगा उसकी रैंक उतनी ज़्यादा हाईयर होगी, यानी जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा होगी उसकी रैंक हाई होती है। और आप ये याद रखें, जितनी रैंक लो होगी उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। उसी तरीके से ग्रुप बी के बारे में भी लिखा गया है, ग्रुप सी के बारे में भी लिखा गया है, और ग्रुप डी के बारे में भी लिखा गया है। ये सब आप लिख देख लें, और फिर इस तरीके से, और बाकी जब भी फॉर्म निकलेंगे एक बार आप मेरे चैनल पर अगर आप आएँ तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए और क्या लो इनकम सर्टिफिकेट के फ़ायदे होते हैं। लो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इससे एडमिशन लेने में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा पॉलीटेक्निक में, मैं आपको बताऊंगा। और फॉर्म भरने का एकदम सही तरीका बताएंगे। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए। ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।